नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज़ जयनगर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे अगले एपिसोड में हम आपके मिथिलांचल जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र कई मुद्दों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे दूसरे कार्यक्रम में आज जयनगर माने कि मिथिलांचल की दूसरी गंगा नदी कमला नदी से आपको अवगत कराएंगे। कमला नदी के हाल, इसके दुर्दशा पर हमारे साथ आज के मेहमान होंगे भारत नेपाल पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष ललित झा जी। हम उनसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद अली जी, सिटी न्यूज़ को और आपको भी कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया और इस आपके कार्यक्रम के बहाने जो मिथिलांचल की गंगा मानी जाती है, जो मिथिलांचल का सीमावर्ती क्षेत्र का लाइफलाइन है, उसकी हालात, उसकी दशा दिशा, उसकी दुर्दशा से अवगत कराने का, उसका जो ग्राउंड जीरो से जो रियल पिक्चर है वो दिखाने का मुझे मौका दिया है। इसके लिए धन्यवाद। जानिए, बताइए कि क्या अब है। देखिए, अब ऐसा है कि कमला की स्थिति देख ही रहे हैं हम लोग, बीच कमला नदी में है और विजुअल से भी देखा जा सकता है। ऐसा है कि हमारी नदियां तिल तिल मर रही हैं और पानी नहीं है। जो आज से एक दशक पहले सालों भर कलकल बहती थी सदा नीरा की तरह, यहाँ अपार जल का भंडार हुआ करता था, आज वो सूखी पड़ी है, सुनसान पड़ी है, जल के लिए तरस रही है। ऐसा आखिर हमारे समाज को यह सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। इस एक दशक में नदी का जलस्तर इतना कम कैसे हो गया। जो सालों भर सदा नीरा की तरह बहती थी हमारी कमला, आज वो मौसमी नदी में तब्दील कैसे हो गया। इसके बहुत सारे कारण है अली जी, और ये हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हमारा जो समाज है वो नदियों को पूजने वाला समाज है, लेकिन नदियों को पूजने वाले समाज में आखिर हमारी नदियां मर क्यों रही है। हम नदियों को गंदा क्यों करते हैं, गंदगी क्यों फैलाते हैं, नदी में शौच क्यों करती हैं, नदी को गंदा कूड़ा कपड़ा क्यों। आप जब जहां से कमला उद्गम है, सिंधुली जिला, नेपाल के सिंधुली जिला से, और लगभग 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जयनगर में वो जो है सो भारत में प्रवेश करती है। और जयनगर से लगभग 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक झंझारपुर पिपरा घाट होते हुए वो मुंगेर में गंगा नदी में जाके विसर्जित हो जाती है। और अपने प्रवाह में करीब करीब 1 दर्जन, जिसमें बलान नदी भी, बिहुल नदी भी शामिल है, वो अपने में समाहित करती है, वो मिलती है, हाँ, और फिर वो गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन अपने बहाव क्षेत्र में करीब करीब 300 किलोमीटर के बहाव क्षेत्र में जो है सो कई दर्जनों, करीब 2 दर्जन से अधिक शहरों का कचरा अपने में लेती है। हम लोगों को कुछ ये नहीं समझ में आता, बस सीधा कचरा को नदी में डाल देते हैं। कचरा फिर जयनगर में भी यही स्थिति है। नदियों की दुर्दशा, जलस्तर बहुत कम हो गया, हम लोग अपने नदी से के बारे में अनजान है। और एक चीज़ घुमा लीजिएगा, इस कमला नदी का दुर्दशा आखिर क्यों, और इसके लिए जिम्मेवार कौन, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये जानना चाहेंगे। देखिए, प्रभाव, इसके लिए जिम्मेवारी तो हम सब की है। आप भी हमारा समाज जिम्मेवार है, हमारी सरकार जिम्मेवार है और हमारी एजेंसियां जिम्मेवार है, क्योंकि हम सिर्फ, हमारी ये प्रवृत्ति हो गई है कि हम नदियों का अधिक से अधिक दोहन करें, उसका रख रखाव, उसका संरक्षण, उसकी सेहत कैसे ठीक रहे, उसका देखभाल कैसे करें, वो सब बिल्कुल ही नहीं करते, सिर्फ उसका दोहन करते हैं, उसके जल का उपयोग करते हैं। तो हम सभी, हमारी सरकार जिम्मेवार है, हमारे जितनी भी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां जो इसकी देखभाल करती है वो जिम्मेवार है, जो इसका दोहन करती है वो जिम्मेवार है। और जहां तक बात रही है कि इसका दुर्दशा के प्रभाव क्या पड़ेगा मिथिलांचल सीमावर्ती क्षेत्र के इलाकों पे, तो एक बात जान लीजिए अली जी कि ये लाइफलाइन है मिथिलांचल का, इसे जीवन रेखा कहा गया है, हमारी सरकार भी मानती है, क्योंकि करीब करीब 28-29 हज़ार हेक्टेयर में सिर्फ कमला, जयनगर में जो कमला सिंचाई परियोजना है उससे सिंचाई होता है, इससे हमारे खेतों में पानी जाता है। मिथिलांचल अन्न का भंडार मिथिलांचल को यूं ही नहीं कहा जाता, इसी कमला और जैसे अनेक छोटी छोटी नदियों के दम पर ही हमारा मिथिलांचल अन्न का कटोरा है। लेकिन ये हमारा पेट भरता है, लेकिन अगर ये कमला नदी खत्म हो गई
यह इस दुर्दशा को खत्म नहीं हटाया गया, हम इसके जल राशि फिर से जो है सो इसमें जल नहीं हो, तो फिर हमारी स्थिति यही कि हम अन्न का कटोरा नहीं रहेंगे, हमें भूखे रहना पड़ेगा। अन्न कैसे उपजेगा, सिंचाई कैसे होगा हमारे खेतों को, इस बात पर विचार करना पड़ेगा और स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। आप यूँ कहें कि जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है हमारे सीमावर्ती क्षेत्र का, मिथिलांचल का या पूरे उत्तर बिहार का, वो ध्वस्त हो सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि कमला के बिना आप सिंचाई की, सीमावर्ती क्षेत्र के खेतों की सिंचाई की कल्पना नहीं कर सकते। भूगर्भ जल, कुछ लोग विशेषज्ञ भूगर्भ जल से सिंचाई करने की बात उठाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूगर्भ जल अस्थाई समाधान नहीं है खेतों के सिंचाई का, क्योंकि उसका जो भंडार है वो बहुत सीमित है। पहले ही वाटर लेवल जो है, जल स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका है, और उसका अगर पर्याप्त उपयोग या दोहन किया जाएगा तो और नीचे जाएगा, फिर पेयजल संकट हो सकती है। इसलिए कमला हमारे खेतों की सिंचाई के लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार सरकार ने कमला नदी पर बाराज निर्माण की मंजूरी दी और निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी किए। इससे सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी, सिंचाई में फ़ायदा भी होगा, किसानों को फ़ायदा होगा। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, हालांकि ये करीब करीब 3 दशक पुराना मांग रहा है मिथिलांचल का। मुझे याद है, एक यहाँ के नेता थे, वामपंथी नेता कामरेड भोगेंद्र झा जी, उन्होंने इस मांग को सांसद से लेके सड़क तक उठाया था, और तब जब इस मांग को उठाया गया था बैराज निर्माण का, तब यह उपयोगी था। लेकिन आज मुझे ये बिल्कुल असंगत लग रहा है, क्योंकि कमला नदी की जो स्थिति है, इसमें जल की जो स्थिति है, जल स्तर है ही नहीं, तो फिर इतने बड़े बराज के निर्माण के औचित्य पर प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर इस बराज का क्या प्रासंगिकता है। और एक जानकारी मैं यह भी बता दूं कि कमला नदी पर हमारे जो एक देश हैं, जो प्रतिद्वंदी देश हैं, दुश्मन देश भी आप कह सकते हैं, चीन की नज़र पड़ गई है, और उन्होंने नेपाल सरकार की सहमति से कमला नदी को भाड़े पे ले लिया है। यहाँ से करीब 40 किलोमीटर उत्तर नेपाल में एक बंदीपुर नाम का जगह है, करजनहा नगर पालिका का, वहाँ कमला चीन जो है, चीन की एक कंपनी है, उन्होंने बजाबते नेपाल सरकार से चिट्ठी भी ले लिया है। उसमें वो कमला नदी का न सिर्फ पर्याप्त नकारात्मक तरीके से दोहन कर रही है, उत्खनन कर रही है, बल्कि उसमें उन्होंने स्टोरेज पॉइंट, मतलब भंडारण करने का बारे में भी अनुमति लिया है। तो इस तरह से अगर इतना चीन दोहन करेगा, तो फिर इस बैराज निर्माण, कमला नदी के अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो फिर बैराज निर्माण के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा बात यह कि ठीक है, बैराज निर्माण से अगर इसमें जलराशि हो तो सिंचाई हो सकता है इस क्षेत्र का, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब नदी खुद अपने हाल पे आंसू बहा रही है, जब इसकी दुर्दशा है, जल ही नहीं है, तो भंडारण का क्या होगा? और भंडारण करेंगे भी तो तटबंध की जो स्थिति है, चाहे नेपाल की हो या जयनगर से आगे झंझारपुर दरभंगा तक की हो, वो जितना है मौसम में टूटता है, तो फिर कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, इस पर भी हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बैराज निर्माण जो 3 दशक पुराने मांग को मान करके आदरणीय बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश जी ने करीब 405 करोड़ रुपए के निर्माण से कमला नदी पर बैराज निर्माण तो कर रही है, लेकिन क्या यह आज भी प्रासंगिक है? क्या इससे सिंचाई होगा? यदि कमला ही नदी नहीं रहेगी, इसमें पानी ही नहीं रहेगा, तो फिर इस बैराज निर्माण का क्या मतलब रह जाता है? ये मेरे समझ से परे है, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से, माननीय जल संसाधन मंत्री से यह मांग करना चाहता हूं कि वो नेपाल सरकार से बात करें और कमला नदी में जो हस्तक्षेप चीन कर रही है, दोहन कर रही है, उत्खनन कर रही है, भंडारण कर रही है, इस पर अविलंब रोक लगाएं, क्योंकि यह न सिर्फ हमारे हितों के खिलाफ है, बल्कि पर्यावरण के दृष्टि से भी काफ़ी नुकसानदायक है। इससे कमला नदी अगले 1 दशक में ख़त्म हो सकती है। वह पहले ही मौसमी नदी में तब्दील हो चुकी है, सिर्फ 3 महीना इसमें पानी रहता है। लेकिन अगर चीन का दोहन और नहीं रोका गया, भंडारण नहीं रोका गया, तो यह भी मौसमी नदी ही न रह के नाले में तब्दील हो जाएगी, यह खत्म हो जाएगी, और फिर इस बैराज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लीजिए,
ये थे हमारे साथ ललित झा